नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसे इशू को कर रहे हैं जिसने पूरी दुनिया को इस समय की नज़र उसके ऊपर है। कोरोना के बाद, मतलब कोरोना के बाद नहीं बोलूँगा, कोरोना तो है ही, लेकिन उसी बीच अभी आपने सुन रहे होंगे कि इज़राइल और पैलेस्टीनियंस के बीच एक कुछ शुरू हो गया है, खींचतान, गोलाबारी इत्यादि। मैं थोड़ा बैकग्राउंड से आपको इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, इट इज़ बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मोटे तौर पे आपको मैं ये समझाने की कोशिश करूँगा कि ये जो मैं समझ रहा हूँ और ये क्या है। ऐसा है कि जो इस समय का जो आप इज़राइल देख रहे हैं, वहाँ पहले बहुत कम ज्यूइश वहाँ रहते थे। अच्छा, ये धरती इन लोगों के लिए इसलिए पवित्र है कि जो जेरूसलम है वो क्रिश्चियंस, ज्यूज़ और इस्लामिक वर्ल्ड, मुसलमानों के लिए बहुत पवित्र स्थान है। तो ये तीन जो धर्म हैं ये अपने को चाहते हैं कि इनकी वहाँ प्रभुता रहे। शुरू में जो आज जहाँ आप इज़राइल देख रहे हैं, बहुत कम ज्यूइश रहते थे उस जगह, लेकिन धीरे धीरे ज्यूइश पूरे दुनिया भर में जो फैले हुए थे उनका इमिग्रेशन शुरू हुआ और धीरे धीरे वहाँ की जनसंख्या बढ़ने लगी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो लीग ऑफ नेशन था, लीग ऑफ नेशन जो उस समय का यूनाइटेड नेशन समझ लीजिए, उसने एक पत्र साइन हुआ, वो हुआ जिसका नाम था मैंडेट ऑफ पैलेस्टीन। मैंडेट ऑफ पैलेस्टीन में ये कहा गया कि भाई जो यूनाइटेड किंगडम है वो पैलेस्टीन रीजन, अच्छा पैलेस्टीन का नाम कहीं हिंदी में उसको फिलिस्तीन, उर्दू में फलस्तीन कुछ इस तरह से बुलाता है, लेकिन हम लोग फॉर द पर्पस ऑफ जिससे ज़्यादा उसमें होता हम लोग पैलेस्टाइन नहीं बोलेंगे। उसमें कहा गया कि यूके को पैलेस्टाइन में एक नेशनल होम फॉर इज़राइल देना है, इज़राइलों को अपना एक उनको घर प्रोवाइड करना होगा। ये लीग ऑफ नेशन ने 1918 में जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ख़त्म हुई उसके बाद का एक रेजोल्यूशन था। फिर ये सब चलता रहा, फिर यूनाइटेड नेशन आ गई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और उसने एक पार्टीशन प्लान के तहत 1947 से 1949 के बीच में फर्स्ट पैलेस्टीनियन इज़राइल कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जिसको बहुत से इज़राइली कहते हैं कि द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इज़राइल, इस तरह से भी उन लोग उसको करते हैं। और इसी जगह से 1947 से 49 की से जो आर्म कॉन्फ्लिक्ट है, पहले तो ये चलता था होगा मिलेगा, आर्म कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अरब वर्ल्ड जो पैलेस्टीन को मतलब वो है और इज़राइल के बीच में ये शुरू हो गया। ये सब चलता रहा, लेकिन 1967 में एक 6 डे वॉर बोला जाता है उसको कुछ लोग थर्ड अरब इज़राइल वॉर भी बोलते हैं। 6 डे वॉर के बाद इज़राइल ने जो प्रेजेंट अभी आप देखते हैं इज़राइल, वहाँ पे पैलेस्टीन के क्षेत्र में वहाँ घुस के उसको कब्जा कर लिया और उसको डिक्लेयर कर दिया कि ये इज़राइल है। अब यहाँ का जरा आप समझ लीजिए कि यहाँ पे 3 क्षेत्र आपको बार बार सुनने में आएंगे इस सो कॉल्ड इज़राइल के अंदर, और वो जरा आप समझ लीजिए की कोशिश करिए वो क्या है। तो सबसे पहले तो वहाँ है एक वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक की अगर आप पोजीशन देखिएगा तो इज़राइल के वो ईस्ट में है, नाम वेस्ट बैंक है उसका। वेस्ट बैंक क्या है? वेस्ट बैंक में बहुत से सेटलमेंट हैं, तो आपको 100-150 से ज़्यादा सेटलमेंट होंगे। मतलब ये समझ लीजिए मोहल्ला नहीं, मतलब ये गली में 20 घर पैलेस्टीन्स के, उस जगह फिर 20 घर, मतलब वो जॉइंटली नहीं है, लेकिन वो जॉइंटली हेल्ड बाय पैलेस्टीन्स एंड इज़राइल है। इसको वेस्ट बैंक करते हैं और वहीं आप देखते हैं कि सब झगड़ा फसाद चलता रहा। फिर एक दूसरा नाम आप सुनते होंगे वहाँ पे, जेरूसलम। नाउ जेरूसलम में जो वेस्ट जेरूसलम है वो पूरी तरह से इज़राइल उसको के पास है, और जो ईस्ट जेरूसलम है उसमें PLA मतलब पैलेस्टीन्स भी उसमें रहते हैं। अब एक चीज़ आप बार बार सुनते होंगे, गाज़ा स्ट्रिप, गाज़ा पट्टी या कुछ भी, वो सी टच करती हुई जगह है जो लेफ्ट में। मैं एक नक्शा लगा दे रहा हूं जिससे आपको एक मोटा अंदाज हो जाए क्या है। ये गाज़ा पट्टी पूरी तरह से PLA समर्थित या जो पैलेस्टीन का समर्थन करते हैं, इस समय हमास द्वारा उस पर कब्जा है और यहाँ पे कोई इजरायली नहीं रहता है।
धक्का मुक्की चलती रहती वो अलग बात है, लेकिन इजरायली रहता नहीं, ये पूरी तरह से हमास के कब्जे में है। और इस गाज़ा पट्टी को के ऊपर ब्लॉकेट किया हुआ है, क्योंकि ये करीब चारों तरफ से इजराइल से घिरा हुआ, और एक छोटा सा वो उसका इजिप्ट से हिस्सा मिलता है, इसको ब्लॉकेट करके रखा है, जिससे इनके ऊपर प्रेशर बना रहे। अच्छा, ये कॉन्फ्लिक्ट 67 से चल रहा है दोनों के बीच में कई बार वार्ता हो रहे हैं। दुनिया के सारे बहुत से देश हैं, क्वाड्रेटिक नाम की एक संस्था बनाई गई जिसमें यूएस, रशिया, ये सब लोग हैं, लेकिन इसका कोई सोल्यूशन अभी तक नहीं निकला। 2007 में एक रेफरेंडम हुआ, और इस रेफरेंडम में दोनों इजराइल और पैलेस्टीन्स दोनों ने कहा कि भाई इसका एक ही सोल्यूशन है कि 2 स्टेट सोल्यूशन हो जाए, 2 स्टेट बन जाए, क्लियर कट बाउंड्री बन जाए, एक जो इजराइल है एक पैलेस्टीन हो जाए। लेकिन उसके बाद भी उसमें कोई जमीनी काम अभी तक नहीं हो पाया है। अच्छा, अब आप ये समझ लें कि इजराइल जो है इस समय उसके जो सबसे बड़े नेता हैं वो उसके प्राइम मिनिस्टर नेतान्याहू हैं, और पीएलओ मोहम्मद अब्बास द्वारा लेड है। पैलेस्टीन्स को एक ज़माने में इनके एक बहुत विश्वख्यात नेता जिनको हम सबको याद हो, यासिर अराफत हुआ करते, सिर पे वैसा वो बांधते थे गमछा, और पीछे हिंदुस्तान भी आए थे, इंदिरा गांधी के साथ बहुत फ़ोटो हैं एक समय की, जो नॉन अलाइंड समिट हुई थी इंडिया में, उस समय की बात मैं कर रहा हूँ। 2006 में, अब एक चीज़ थोड़ा ये भी समझ लीजिए, ये जो पैलेस्टीन्स हैं इनके बीच के झगड़े, इनमें भी 2 हिस्से हैं। जो गाज़ा पट्टी है वो पूरी तरह से कंट्रोल्ड है हमास द्वारा, और पैलेस्टीन का जो दूसरा फैक्शन इसको फतह कहते हैं, वो वेस्ट बैंक में जो है वो फतह उसको कंट्रोल करती है। लेकिन इन लोगों ने भी मिलके, मतलब हमास और फतह ने मिलके 2005 में एक मिलीजुली सरकार बनाई है पैलेस्टीन्स की, और अब ऐसा लगता है कि दोनों लोग एक साथ काम कर रहे हैं। हालांकि हमास के ऊपर हरदम यह है कि वो जैसे यूएस उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहता है, ऑस्ट्रेलिया कहता है कि नहीं, वो ऑस्ट्रेलिया और यूके कहता है नहीं वो टेररिस्ट है, वो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब अलग अलग है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ना वो मिलिटेंट है ना टेररिस्ट है, इस तरह के भी है। उसके बारे में ओपिनियन डिवाइडेड है। चीज़ वही है, वो थोड़ा रेडिकल हैं, थोड़ा नहीं, वो रेडिकल लोग हैं। जैसे इजराइल के जो जूस हैं उसमें भी एक रेडिकल फैक्शन है, एक फैक्शन है कि नहीं सब लोग मिल के चलो, वो किसी भी देश में इस तरह के जो पावर स्ट्रगल होते हैं उसके अनुसार है। अब जरा आप ये समझ लीजिए कि ये सारी चीज़ें क्या हैं, अभी करंट समस्या क्यों शुरू हुई। ऐसा हुआ कि जो ईस्ट जेरूसलम है वहाँ पे एक शेख जर्रा नाम का मोहल्ला समझ लीजिए, एरिया समझ लीजिए, वहाँ पे जो पैलेस्टीनियंस रहते थे उनको इजराइल वालों ने निकालना शुरू किया उनके घर से कि भाई आप लोग यहाँ को खाली करिए। अब वहाँ क्या है, वहाँ बेसिकली समस्या ये है कि वहाँ जब ये निकालना शुरू हुआ तो ये जो पैलेस्टीनियंस थे इन्होंने एक मस्जिद में चले गए अल-अक्सा। अब वहाँ पे इजरायली घुस गए, उन्होंने कुछ कहा कि ये तो पत्थर वत्थर इकट्ठा कर रहे थे हमारे ऊपर करने के लिए। मतलब देखिए, इसका ये ऐसे झगड़े हैं, ये पिछले 100 150 साल के झगड़े हैं कि उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने मुझे ठीक से नहीं देखा, उन्होंने मुझे देख के कान खुजाया तो उन्होंने देख के मुझे हाथ उठाया, इस तरह के झगड़े। ये आप कभी एंड में ये नहीं वो कर पाएंगे कि एक्चुअल प्रोवोकेशन किसका था। तो जब ये सब हुआ, इजराइल जब मस्जिद में घुसा तो इधर से जो हमास जी थे वो गाज़ा पट्टी से उन्होंने रॉकेट लॉन्च करने शुरू कर दिए, उन्होंने रॉकेट के द्वारा बमबारी शुरू कर दी। अच्छा, इस बीच क्या हुआ है कि इजराइल डिफेंस के कामों में, रक्षा के उसमें बहुत आगे बढ़ गया, उसने बहुत रिसर्च किया, तो उसने उस वेस्ट बैंक के ऊपर एक आयरन डोम बना रखा है, जिसको मतलब इजराइल के इलाके को वो आयरन डोम बोलते हैं। अब इनके जो रॉकेट से जो बमबारी करते हैं ये बहुत इफेक्टिव नहीं रह पाती है। इधर इजराइल ने क्या किया, जब इन्होंने गाज़ा पट्टी से रॉकेट मतलब लॉन्च किए तो इन्होंने हवाई सेना से वहाँ जाके बम गिराने लगे हैं, जिसमें सिविलियन मर रहे हैं, उसी में हो रहा है, बच्चे मर रहे हैं, कोई फिगर कह रहा है 40 की, कोई कह रहा है 80 की, 17 बच्चे मर गए, अलग अलग फिगर्स हैं। मतलब बेसिक ये मामला चल रहा है। अब आप तीसरी चीज़ समझ लीजिए कि ये इंडिया इसमें कहाँ खड़ा है, वेयर इंडिया इज स्टैंडिंग। इंडिया के, मैं आगे बढ़ने से पहले मैं 3 लोगों का बारे का जो इस पे स्टैंड है वो जरा समझ लीजिए। महात्मा गांधी ने 1938 में एक लेख लिखा था, वो लेख इसके साथ में लगा दे रहा हूँ मैं। ये उस समय, अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आज जब हम लोग ये बात कर रहे हैं तो ये पत्र आज से 80-85 साल पहले लिखे गए थे। तो उस समय क्या स्थिति थी, हिंदुस्तान अंग्रेज़ों का गुलाम था, हम क्या थे, तो वो देश काल पर ये सब चीज़ें चेंज हो गई, लेकिन स्टिल
जस्ट टू गिव क्यों, कैसे उस समय दिमाग चल रहा था। गांधी जी के उस लेख में उन्होंने साफ लिखा है कि अरब और ये जो यहूदी जूस के क्वेश्चंस पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको एड्रेस करना है, लेकिन उन्होंने कहा है कि माई सिंपैथीज आर विथ जूस, बट उसके बाद उन्होंने एक उसको क्वालिफाई किया है। उन्होंने ये भी समझाने की कोशिश की है जो, क्योंकि कई लोगों को हम लोग सामने आता ना ये जूस और क्रिश्चियनिटी और फिर हिटलर, उनको गैस चैम्बर, ये सब क्या। उन्होंने कहा, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से समझाया। उन्होंने कहा जूस क्रिश्चियंस के यहाँ अनटचेबल हैं, अछूत जैसा स्टेटस है, जैसे हिंदुओं में हरिजन को हम लोग अछूत मानते हैं। कुछ इस तरह से उन्होंने कंपैरिजन भी किया है। और उन्होंने ये भी कहा कि मेरी सिंपैथीज तो जूस के साथ हैं, बट साफ साफ उन्होंने कहा कि माई सिंपैथीज डज नॉट ब्लाइंड मी ऑफ जस्टिस। जो मतलब जो जस्टिस होनी चाहिए उसकी वजह से मेरी सिंपैथीज भले जी उसके साथ हैं, लेकिन जस्टिस जो कहे उसके अनुसार ही काम होना चाहिए। और उस समय, अभी ये सब 1947 का फर्स्ट वॉर ऑफ ये सब नहीं हुआ था, उन्होंने कहा है कि पैलेस्टीन्स मस्ट गिव सम प्लेस को जूस जिसको अपना घर बना सके। ये उनका उस समय का स्टैंड। फिर नेहरू का एक लेटर है जो नेहरू ने अपने किसी जू मित्र को लिखा है, जो ऑफिशियल उससे नहीं मिला है, वो भी आप देख लीजिए। उसमें उन्होंने ये कहा है कि ये जो यूनाइटेड किंगडम है, ब्रिटिशर्स के लिए उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर भरोसा मत करना। ये भी उसी समय का है, 1938 का। भरोसा मत करना, ये हरदम कुछ ना कुछ खुराफात में रहते हैं बेसिकली। और वो देखिए खुराफात हम लोग भी देख रहे हैं, जिस तरह से देश का बंटवारा करके चले गए वो, और अपने इंटरेस्ट के लिए। अब बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि अपने इंटरेस्ट में कैसे उन्होंने इसको स्कीम किया कि देश का बंटवारा हो। उसकी वार्निंग जवाहरलाल नेहरू अपने किसी जू मित्र को भी किए हैं। तीसरा पर्सपेक्टिव मैं इसलिए आपको कर रहा हूं क्योंकि आज मैं आगे जब मैं आऊंगा तो आगे आपको बताने में, समझने में आसानी होगी। अटल बिहारी वाजपेयी एज फॉरेन मिनिस्टर ऑफ द कंट्री इन वो जो 77 से में जनता सरकार बनी थी, उसमें उनके भाषण का कुछ अंश सुन लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा कि वो उनका उस समय उनका और देश का स्टैंड क्या था। एक गलतफहमी पैदा की जा रही है, ये कहा जा रहा है जनता पार्टी की सरकार बन गई, वो अरबों का साथ नहीं देगी, इजराइल का साथ देगी। आदरणीय मोरारजी भाई इस स्थिति को स्पष्ट कर चुके हैं। गलतफहमी को दूर करने के लिए मैं कहना चाहता हूं कि हम हर एक प्रश्न को गुण और अवगुण के आधार पर देखेंगे, लेकिन मध्य पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। आक्रमणकारी आक्रमण के फलों का उपभोग करे, ये हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं है। तो जो नियम हम पर लागू है वो औरों पर भी लागू होगा। अरबों की जमीन खाली होना चाहिए। जो फिलिस्तीन है, उनके जो फिलिस्तीनी हैं, उनके उचित अधिकारों की प्रस्थापना होना चाहिए। इजराइल के अस्तित्व को तो सोवियत रूस ने, अमेरिका ने भी स्वीकार किया है, हम भी स्वीकार कर चुके हैं। मध्य पूर्व का एक ऐसा हल निकालना पड़ेगा जिसमें आक्रमण का परिमार्जन हो और स्थायी शांति का आधार बने। गलतफहमी की गुंजाइश कहां है, लेकिन शायद वक्ता के नाते मैं अपने अधिकार का अतिक्रमण कर रहा हूं। ये तो नए विदेश मंत्री होंगे जो हमारी विदेश नीति पर प्रकाश डालेंगे। कुछ कहना होगा तो आदरणीय मोरारजी भाई कहेंगे, लेकिन मेरा संबंध एक ऐसी पार्टी से रहा है कि जिसका हवा खड़ा करके चुनाव में ये कहा जाता था कि जनता पार्टी पर जनसंघ हावी है और जनसंघ मुसलमानों का दुश्मन है। कोई इस झूठे प्रचार में नहीं आया, ये बड़ी खुशी की बात है। लोग इस खेल को समझ गए। जनता ने यह भी देखा। और इस क्रम में मैं इसलिए कर दूं कि उससे इंदिरा गांधी का भी पैलेस्टीनियंस के साथ काफी लगाव था। अब 26 जनवरी 1992 में मैं ये भी बता दूं कि इनसे हम लोगों का रिलेशनशिप जो इजराइल से डेवलप हुई, 1970 से हम लोग इंफॉर्मेशन एक दूसरे से लेना अनऑफिशियली शुरू कर दिए थे, चेंज ऑफ इंटेलिजेंस जिसको बोलते हैं।
26 जनवरी 1992 में इजराइल ने अपनी फॉर्मल एम्बेसी हिंदुस्तान में खोल ली और 2017 में हमारे मोदी जी हिंदुस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर हुए जो इजराइल विजिट किए और उसको खूब हाइप भी किया गया। अब यहाँ से थोड़ा एक चीज़ कॉशन वाली यह है कि यहाँ से अब यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन यहाँ से अब हम लोगों का व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कि अगर आप हिंदुत्व वाली बात करें तो आप इजराइल का साथ दें, अगर आप सेकुलर वो करें तो आप पीएलए का, यहाँ से ये समस्याएं शुरू होती हैं। ये समझ लीजिए इंडिया, अरब और इजराइल, इट इज़ अ वेरी टाइट रोप वॉक। ये बहुत ही संवेदनशील बात है, उसको कैसे बैलेंस करके चलना है ये, क्योंकि एक तरफ जस्टिस है, मानवता है, एक तरफ इजराइल आपका। अब इजराइल के बारे में मैं एक दो चीज़ें आपको बता दूं कि ये क्या क्या इजराइल ने हमारे साथ कहाँ कहाँ खड़ा रहा। पैलेस्टीन हमारे साथ हरदम बहुत दोस्त रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मैं इजराइल की भी थोड़ी बात आपसे कर लूँ। एक तो अभी क्या हुआ है, नेतन्याहू ने अभी बहुत से लोग दुखी हैं, बहुत से लोग खुश हैं कि उन्होंने जब कई देशों को धन्यवाद दिया है तो उसमें हिंदुस्तान का नाम नहीं लिया। मेरे हिसाब से अच्छा है हिंदुस्तान का नाम नहीं लिया, क्योंकि हम अपनी नॉन अलाइंड एक स्टेटस रखते हैं कि ना मैं इधर ना उधर, मैं तो न्याय के साथ। देखने वाली बात यह है कि जब कारगिल युद्ध हुआ तो कारगिल युद्ध के समय इजराइल ने हमें बिल्कुल खुल के सपोर्ट किया था, और खुली के सपोर्ट नहीं किया था, उसने कोई इंटरनेशनल नेशनल लॉ को माना ही नहीं था। जो इसके आप भी हैं, जो इसके जानकार हैं, उनसे पूछ लीजिएगा। हिंदुस्तान में उस समय फ्रांस और रशिया के जहाज़ थे। इजराइल ने वहाँ से खुद अपने आदमी भेज के, वो एक लाइटनिंग पॉड होता है, उसको उससे उसकी मारक क्षमता बढ़ती है। 1000 पाउंड के जो लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स थे, ये सब आके उन्होंने फ्रेंच और रशियन एयरक्राफ्ट में लगा दिए, बिना रशिया की या बिना फ्रांस की या बिना किसी की परवाह किए हुए, और हिंदुस्तान के साथ वो ठीक से खड़ा रहा था। अब उसको धीरे धीरे और समझिए कि आज दुनिया, एक समय कोल्ड वॉर था, पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूएस और यूएसएसआर दो बड़ी शक्तियां थीं, लोग उनके साथ अलाइंड थे। हमने एक अपनी स्टेटस रख रखी थी कि हम नॉन अलाइंड हैं, लेकिन वो जो 71 की वॉर के आसपास का पीरियड है, उसके बाद जिस तरह से रशिया ने हमें सपोर्ट किया था, तो हमारा टिल्ट थोड़ा रशिया की तरफ ज़्यादा था, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ यूएस हो गया था। लेकिन अभी के जो पावर स्ट्रगल है दुनिया का, उसमें कुछ धुरी चेंज हो रही हैं। उसमें यूएस सबसे बड़ी पावर बन रहा है, उसको चैलेंज करने वाला चाइना है। चाइना हमारे पड़ोसी देश है, चाइना हमें थ्रेट करता है, चाइना से हमें हरदम खतरा रहता है। तो नेचुरल एलाई के तौर पे हमारा और यूएस के कुछ चीज़ें, नेचुरल एलाई के रूप में हम लोग आपस में एक दूसरे से बहुत सी चीज़ें एक्सचेंज कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा एक बड़ा एम्प्लॉयमेंट, जो हमारे एक बड़े लोग हैं, जो इंडियन डायस्पोरा बोला जाता है, वो अमेरिका में जाके काम कर रहे हैं। उनको उनकी मेरिट के अनुसार वहाँ काम मिला हुआ है, बड़े पदों पे हैं, कई कॉरपोरेशंस को हेड कर रहे हैं। तो आज की तारीख में इंडिया और अमेरिका का एक दोस्ताना संबंध, रिश्ते बहुत गहरे हो गए हैं। और ये समझ लीजिए, जो भी इजराइल करता है, वो कहे कोई दुनिया कुछ भी, वो यूनाइटेड स्टेट्स की 100% सैंक्शन और पेट्रोनेज के साथ करता है। ऐसा नहीं है कि यूएस नहीं चाहता और वो कर देता है, वो बिल्कुल उसके, क्योंकि उसने जो भी अपना टेक्निकल, बिजनेस, डिफेंस एरिया में जो ग्रोथ किया है, उसमें यूएस का पेट्रोनेज है, और इसने ज़बरदस्त तरक्की की है इजराइल ने, इसमें भी दो राय नहीं है। मैं अभी की स्टेटस आपको बता दूं, हिंदुस्तान ने जो यूएन में अपना स्टैंड किया है, उसने बिल्कुल स्टैंड क्लियर किया है कि वहाँ पे स्टेटस को मेंटेन होना चाहिए, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं होना चाहिए। ट्वीट है, मैं उस ट्वीट को भी लगा दे रहा हूँ, जिससे आप भी देख लीजिए। हिंदुस्तान में मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को थोड़ा इस हिंदुत्व, सेकुलर और इससे बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि अभी क्या हो गया है, जितना वो जो भक्त सेना है और व्हाट्सएप, वो सब लग गई है कि आई लव इजराइल, आई लव वो। जो इसके विरोधी वाले हैं वो सब लग गए हैं कि मैं पैलेस्टीन के साथ। लेकिन मेरे हिसाब से देश हित में दो चीज़ें हैं, हिंदुस्तान का अपना हित किसमें है वो निर्णय लेना चाहिए। लेकिन एक, जैसे जिस समय गांधी जी ने कहा था ना कि आई सपोर्ट जूस बट जस्टिस शुड प्रिवेल, उसी तरह से एक चीज़ हरदम ये ध्यान देने योग्य है कि आप कुछ भी स्टैंड लें, लेकिन आपको एक को जो मानवाधिकार की बात है, जो एक इंसानियत की बात है, कि एक इंसान के साथ कहीं दुनिया में कहीं पे भी कोई
इस तरह की जोर ज़बरदस्ती ना हो, उसके साथ कोई एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उसकी कोई मारपीट ना हो, वो देखना ज़रूरी है। तो इट इज़ स्टिल अ टाइट रोप वॉक, लेकिन हिंदुस्तान को अपना हित रखते हुए इन दोनों देशों से भी आप संबंध बना के चल सकते हैं, ऐसा नहीं है। और ये जो फ्रेंजी क्रिएट की जा रही है उसकी कोई ज़रूरत मेरे ख्याल में पार्टी स्तर पे और धर्म के स्तर पे नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।